जिन प्यारे बच्चों, देखिए आज हम लोग देखेंगे, इस वीडियो में देखने वाले हैं साइंस, यानी साइंस की जो अभी आपका एग्जाम हो गया है, इसमें आप लोगों ने कितना सही किए हैं और कितना गलत। 1 से 80 जो प्रश्न हैं, 1 से 80, इसमें से हम पूरा 1 से 80 तक पूरा प्रश्न का सही से आंसर बताने वाले हैं। आप लोग पूरा अपना आंसर मिलाइए से, हाँ आप लोगों का कितना सही और कितना गलत है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होता है कि देखिए, आप कितना बनाए कितना गलती की, अब इसको छोड़िए, लेकिन आप कम से कम इसको जो भी प्रश्न इसमें है, आप लोग कम से कम इसको याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका फाइनल एग्जाम में 4 से 5 नंबर का सवाल आपको यहाँ से भी देखने को मौका मिल सकता है ना। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखिए, पहली बात ये बोला गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। यानी कहने का मतलब है आपका 1 से लेकर 80 तक आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जिसमें से किन 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। लेकिन अभी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे पूरा 80 में से 80 की चर्चा करने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न के साथ आपका 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक सही। ये तो कर बात सबको मालूम है। देखिए यहाँ पे A B C D ऐसे 4 विकल्प हैं हमको, जिसमें से कोई एक ही सही होगा। ठीक है, अब इसके बाद में बताया जाए जो आपको OMR शीट पर आपको क्या करना है, चिन्हित करना है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको पहले नंबर प्रश्न को देखते हैं, क्या बोला जा रहा है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है, यानी एक का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 2 कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद वो कहाँ से होकर गुजर जाती है। तो यानी वो आपका एफ यानी यानी वो आपका एफ फोकस से होकर क्या होती है, गुजर जाती है। यानी 2 का राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग ध्यान देंगे अब 3 को, और 3 नंबर प्रश्न को हम देखेंगे। बोलिए, 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में आपतन कोण प्रवर्तन कोण बराबर होता है। यानी कहने का मतलब है आपतन कोण और प्रवर्तन कोण दोनों कहाँ बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, नियमित परावर्तन में। क्वेश्चन नंबर हम लोग ध्यान देंगे अब 4 नंबर प्रश्न को देखेंगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, कि धनात्मक होता है, कि ऋणात्मक होता है, कि शून्य होता है। तो सबको मालूम है कि वो ऋणात्मक होता है, यानी 4 का राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सौर कुकर में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो सौर कुकर में आपको उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न को आप लोग खूब नियम से याद कीजिएगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न आपको हूबहू एग्जाम में देखने का मौका मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान देंगे। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब हमेशा कैसी होती है। तो वो हमेशा आपका आभासी और सीधी होती है। बोलिए, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो वो हमेशा आपका आभासी और क्या कैसे होती है, सीधा होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो, अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसका। तो आपको प्रतिबिंब एफ यानी एफ पर यानी फोकस पे बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है अब, क्वेश्चन नंबर 8 है। बोलिए, वक्रता त्रिज्या होती है। तो वक्रता त्रिज्या वो मुख्य फोकस यानी फोकस से कितनी होती है, दुगुना होती है। कैसे होती है, दुगुना, यानी 2f हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए यानी r बराबर 2f, r बराबर क्या हो जाएगा, और 2f त्रिज्या फोकस की कितनी है, दुगुना होता है। ठीक है ना। चलिए ये भी बात को आपको ध्यान रखना है। और जब पूछेगा कि एफ बराबर यानी फोकस बराबर, तो यानी r/2 हो जाएगी। इसको भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होने में से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम चलेंगे, और 9 नंबर प्रश्न में देखेंगे। जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है। जब देखिए प्रकाश जब कहाँ से, वायु माने हवा से, जब कांच में शीशा में जब प्रवेश करता है, तो वो क्या करता है, तो वो अभिलंब की ओर क्या करता है, मुड़ जाता है। बोलिए, जब प्रकाश वायु से कांच की ओर प्रवेश करता है तो कहाँ मुड़ जाता है, तो यानी अभिलंब की ओर जाकर क्या होता है, मुड़ जाता है, यानी झुक जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये इसको आप लोग बहुत निम्न से याद रखिएगा जी। ये क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u। बोलिए दर्पण सूत्र क्या होता है, इसको आप लोग याद कर ही लीजिए, अभी याद कीजिए। बोलिए 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u होगा, यानी 10 का राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक में सबसे अधिक कहाँ होता है, तो निर्वात में होता है ना। बोलिए प्रकाश का सबसे अधिक जो चाल होता है कहाँ होता है, तो निर्वात में होता है। वायु भी नहीं याद रखना है, हाँ ना। वायु और निर्वात की अपेक्षा किया जाए तो यानी वायु में हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है अब, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। बोलिए क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है अपवर्तनांक की इकाई क्या होती है। अपवर्तनांक की जो इकाई इसमें से कोई भी नहीं दिया हुआ, यानी इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा आप लोग, प्रकाश का अपवर्तन किस नियम का पालन करता है। प्रकाश का जो अपवर्तन है वो किस नियम का पालन करता है, तो यानी स्नेल के नियम को ये क्या करता है, पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 14 की ओर हम चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 14 से थोड़ा भेंट करते देखते हैं 14 का क्या हाल चाल है। बोलिए, दूध दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। बोलिए दूध दृष्टि दोष अगर किसी को हो गया है तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा, यानी उसको अवतल लेंस का प्रयोग करके, है ना। बोलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, नेत्र द्वारा पास और दूर की वस्तु पर फोकस करने की क्षमता को क्या कहते हैं, उसको हम बोले समायोजन की शक्ति। क्या बोलते हैं, उसको समायोजन की शक्ति बोलते हैं। यानी 15 का राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो उसका 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर आपको। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। बोलिए आकाश के नीले रंग के लिए निम्नलिखित में कौन सी घटना उत्तरदायी है, यानी प्रकीर्णन हो जाएगा। क्या होगा, प्रकीर्णन हो जाएगा। 17 का राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा, बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिएगा,
प्रकाश का कौन रंग सबसे कम प्रकीर्णन होता है? तो यानी लाल रंग। कौन रंग? लाल। क्वेश्चन नंबर 19 है, तारा टिमटिमाने टिमटिमाना किस कारण होता है? मैं जो आसमान में जो है तारा टिमटिमाता है वो किस कारण से होता है? तो यानी इसका राइट आंसर होगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, यानी 19 का राइट आंसर आपका सी नंबर होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 20 है। 20 में थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, और 20 में क्वेश्चन को थोड़ा देखा जाए। लेंस की शक्ति को व्यक्त किया जाता है, लेंस की शक्ति को किस में व्यक्त किया जाता है? तो यानी इसकी जो नापने की जो क्षमता होता है, यहाँ पर क्षमता की बात बोल रहा है, तो आपका डायोप्टर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 है, विद्युत धारा का ऐसे मतलब क्या होता है? तो सबको मालूम है एम्पियर ही होता है। क्या होता है? एम्पियर ही होता है। 21 का राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, बोलिए निम्नलिखित में से किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है? यानी कहने का मतलब है विद्युत धारा नापने की उपकरण क्या होता है? यानी एमीटर होता है। क्या होता है? एमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसे मात्रक आपका ओम होता है। क्या होता है? ओम, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से किसका प्रतिरोध सबसे कम होता है? तो तांबा का होता है। किसका होता है? सबसे कम होता है तो तांबा का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, बोले फ्यूज को जोड़ा जाता है, फ्यूज को किस में जोड़ा जाता है? तो यानी फ्यूज को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्या उसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है? नहीं जी, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यानी 25 का राइट आंसर आपका बी नंबर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला जा रहा है, विद्युत शक्ति का सूत्र होता है, इसका राइट आंसर आपका V या I² भी हो सकता है ना, इसलिए इसका राइट आंसर आपका डी नंबर होने वाला है ना। 26 का राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, 27 में देखिए विद्युत शक्ति की SI इकाई क्या है? तो यानी वाट हो। विद्युत शक्ति की SI इकाई क्या है? तो वाट है। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर हम चलेंगे, और 28 में देखेंगे विद्युत ऊर्जा की व्यापारिक इकाई क्या होती है? तो इसका राइट आंसर होगा किलोवाट। क्या होगा? किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि 1 किलोवाट बराबर कितना होता था? तो 3.6 × 10 के पावर 6 जूल। 3.6 × 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, समानांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध का सही सूत्र क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 1/R बराबर माने 1 प्रतिरोध बराबर R1 प्लस में R2, है ना। 1/R बराबर 1/R1 प्लस में 1/R2 हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर यानी 30 का राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है आप जी? क्वेश्चन नंबर आपका आने वाला है 31 नंबर। देखिए 31 नंबर प्रश्न क्या आया है, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। आप लोग प्लीज़ चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए, है ना, ताकि बाकी जो भी हम वीडियो बनाएं आपको और आपके दोस्तों के पास में जाते रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन का मतलब यह होता है कि जो एक बार समाप्त हो जाए वो फिर वो उस रूप में नहीं आता, उसको हम क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। देखिए तो यह होगा कागज़ की जलन। क्या हम कागज़ को जला के फिर हम कागज़ बना सकते हैं? नहीं जी, लेकिन बर्फ को पिला हम लोग फिर बर्फ बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यानी 31 का राइट आंसर आपका बी नंबर होने वाला है। 32 में लोहे का जंग लगना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया थी? ये आपका हो जाएगा ऑक्सीकरण। क्या होगा? ऑक्सीकरण में हो जाएगा। 32 का राइट आंसर आपका सी नंबर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 33 है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है वह क्या कहलाती है? वह ऊष्माक्षेपी कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी। 33 का राइट आंसर आपका बी नंबर होने वाला है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है अब? क्वेश्चन नंबर 34 है, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। क्या होता है? CaCO3, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, कॉपर सल्फेट विलयन का रंग होता है, बोलिए कॉपर सल्फेट विलयन का रंग कैसा होता है? तो वो आपका नीला होता है। कैसा होता है? नीला। 35 का राइट आंसर आपका बी नंबर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 36 है, जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? तो यानी इसका राइट आंसर आपका बी नंबर होगा कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला जा रहा है? देखिए तो ठीक है ना, आप लोग इसको थोड़ा याद करते रहिएगा जी, है ना। बोलिए निम्न में कौन कौन रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है? यानी H2 प्लस में C2, ये अभिक्रिया का चिन्ह होता है। यह किसका चिन्ह होता है? अभिक्रिया का। तो 2HCl। क्या होता है? 2HCl हो गया, यानी इसका राइट आंसर आपका ए नंबर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया रंग बना देता है? तो CO2। क्या होगा? CO2। 38 का राइट आंसर आपका ए नंबर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 39 है, तांबा जब नम हवा के संपर्क में आता है तो क्या होता है? यानी कहने का मतलब है जब तांबा को हम लोग नम हवा मान ठंडी वाला हवा में संपर्क कराते हैं तो क्या होता है? यानी वह हरा आवरण का हो जाता है। वह हरा आवरण का क्या होता है? हो जाता है। कौन? तो तांबा हो जाता है ना। यानी 39 का राइट आंसर आपका सी नंबर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 40 है, बोले नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो HNO3 हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 41 है, बोले 41 नंबर इनसे बोला जा रहा है आपको निम्नलिखित में कौन क्षार है? यानी NaOH। क्या NaOH हो जाएगा, है ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, बोलिए 42 में दिखाई दे रहा है ना। हाँ चलिए, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यानी नींबू में आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, यानी राइट आंसर इसका 42 का बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलिए, देखिए आप लोग इसको थोड़ा नियम से आप लोग याद कीजिए और आपने मिलाते रहिए कितना सही हुआ है। और मिलाने के बाद में आप लोग सोचिए हाँ, देखिए अभी हम कितना कमजोर हैं पढ़ने में या कितना अच्छे हैं, अभी हमको और कितना मेहनत करना होगा। अभी तो आपको बहुत ही मेहनत करना होगा, अभी आप मेहनत किए कहाँ हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, बोले निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लिटमस। क्या होगा? लिटमस हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 44 है,
अम्ल में लिटमस रंग रंग कौन सा हो जाता है, यानी कहने का मतलब है कि अम्ल में जो लिटमस जो रंग होता है वो किस रंग का होता है। इसका राइट आंसर आपका लाल हो जाएगा, है ना। अम्ल में जो रंग होता है वो लाल होता है ना। क्वेश्चन नंबर 45 है, बोलिए एंटासिड में कौन सा क्षार होता है, यानी इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा MgOH, है ना। MgOH के होल ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर कितना है अब 48 है, बोलिए एक उदासीन बिलियन का पीएच मान कितना होता है। उदासीन का आपका 7 हो जाएगा ना, 0 नहीं याद रखिए, 7 होता है। 7 माने आपका 0 होता है ना, ये उदासीन होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी 47 का राइट आंसर आपका सी नंबर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग मिश्र धातु बनाने में होता है, यानी राइट आंसर आपका डी नंबर होगा, ऑक्सीजन होता है। क्या होगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम चलेंगे 49 की ओर। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 49 में देखिए थोड़ा, बोलिए घटिया बनाने में घंटिया बनाने में कौन सी धातु का उपयोग होता है, यानी इसका राइट आंसर आपका कंसा हो जाएगा। क्या होगा, कंसा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तब कौन सी गैस निकलती है, यानी तो H2 माने हाइड्रोजन गैस क्या होता है, वहाँ पर निष्कासन होता है। बोलिए निम्नलिखित में कौन सी धातु जल से अभिक्रिया नहीं करता है, यानी सोना आपका जल से अभिक्रिया नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर हम चलेंगे। 52 बोलिए अधातु होती है, तो अधातु कैसी होती है, भंगुर होती है। क्वेश्चन नंबर 53 है, कौन सी धातु सामान्य ताप पर तरल अवस्था में होती है, तो यानी आपका पारा हो जाएगा। क्या होगा, पारा, यानी 53 का राइट आंसर आपका बी नंबर होने वाला। क्वेश्चन नंबर 54 है, जब लोहे को गोल्वनाइज करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, यानी इसका राइट आंसर जिंक होगा, यानी 54 का बी नंबर होने वाला आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है, अब 55 की ओर चलेंगे हम लोग। 55 नंबर प्रश्न को देखेंगे। बोलिए निम्न में सबसे मुलायम धातु कौन सी है, यानी आपको सोडियम हो जाएगा, जिसको हम लोग आसानी से चाकू से भी काट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, कौन एक जीवन प्रक्रिया है, तो यानी कि इनमें से जीवन प्रक्रिया के लिए आपको वृद्धि भी होना जरूरी है, जनन यानी अपने समान जैसे संतति को मैंने उत्पन्न भी करना होगा, श्वसन भी, यानी इनमें से सभी, यानी इसका राइट आंसर आपका डी नंबर होने वाला, इस सभी हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 57 है, बोलिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का भंजन कहलाता है, क्या कहलाता है, तो यानी अवायु श्वसन कहलाता है। 57 का राइट आंसर आपका सी नंबर होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 है, कोशिका के किस भाग में शोषण होता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रियम होता है। बोलिए किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रियम होता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, यानी ग्लूकोज होता है, यानी 59 का राइट आंसर आपका सी नंबर होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 को हम चलेंगे। 60 में देखेंगे कौन सा अंग पित्त रस का स्रावन करता है, यानी यकृत हो जाएगी। इसका क्या राइट आंसर आपका यकृत होने वाला है। पाचन नली का कौन सा भाग जल को अवशोषित करता है, यानी इसका राइट आंसर आपका बड़ी आंत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 है, विरी की मूल इकाई होती है, तो विरी की मूल इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 63 है। 63 नंबर प्रश्न को हम देखेंगे, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है, न्यूरॉन कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यूरॉन, यानी 63 का राइट आंसर आपका सी नंबर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 64 है, मस्तिष्क का वह भाग जो संतुलन और स्थिति के लिए उत्तरदायी है वह क्या है, यानी सेरिबेलम है। कुछ यानी 64 का राइट आंसर आपका सी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन नंबर 65 में ध्यान दीजिए, रिफ्लेक्स क्रिया को नियंत्रित करता है, कौन करता है, यानी मेरी रज्जु का लगता है। क्वेश्चन नंबर 65 हो गया। 65 का राइट आंसर आपका बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर अब 67 को 66 की ओर चलेंगे। देखिए बोलिए किस हार्मोन को लरो या भागो हार्मोन कहा जाता है, यानी पर इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, 66 का सी नंबर होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 67 है, किस अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी 67 का राइट आंसर आपका बी नंबर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 68 है, सूर्यमुखी का सूर्य को झुकना कहलाता है। मैंने कहने का मतलब सूर्यमुखी जो फूल होता है वो सूर्य को झुकना, ये क्या कहलाता है, यानी प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है, यानी इसका राइट आंसर आपका ए नंबर। 68 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्न में से कौन जनन की अलैंगिक विधि है, यानी मुकुलन आपका अलैंगिक विधि, बाकी सब क्या होगा लैंगिक विधि हो जाएगा, है ना। यानी जनन के दो विधि होता है, लैंगिक और अलैंगिक, तो वही बोला जा रहा है, अलैंगिक मान खोजा जा रहा है, तो यह मुकुलन हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर कितना है, 70 है। 70 में ध्यान दीजिएगा थोड़ा, निम्न में से किस विधि द्वारा हाइड्रा जनन करता है, यानी इसका राइट आंसर को इसमें से कोई किसी के द्वारा नहीं करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है, ब्रायोफाइलम की वनस्पति जनन में पौधे का कौन सा भाग प्रयोग होता है, यानी पत्ता हो जाएगी। 71 का राइट आंसर डी नंबर होने वाला है। कौन नंबर, डी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 की ओर चलेंगे और 72 नंबर प्रश्न को देखिए। बोलिए 72 नंबर प्रश्न को, निम्न में कौन सा फूल का नर प्रजनन अंग है, यानी पुंकेसर जो है, पुंकेसर एक फूल का नर जनन भाग है ना। बोलिए मानव पुरुषों में वृषण का इकाई क्या कहलाता है, यानी शुक्राणु बनना, क्या कहलाता है, शुक्राणु बनना। क्वेश्चन नंबर 74 है,
मानव मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? तो अनुवाही नली में होता है। कहाँ होता है? अनुवाही नली में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 है, एक मानव कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितना? तो गुणसूत्र की संख्या बोला है ना, संख्या हो जाएगी आपका कितना? 46 हो जाएंगे, है ना। चलिए जब जोड़ी पूछते तो हम लोग कितना मारते? 23 मारते हैं ना, लेकिन अभी जरूरी कितना है? 46 का जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 76 है कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण करने के लिए कौन उत्तरदायी होते हैं? पिताजी होते हैं। कौन होते हैं? पिताजी, फादर। क्वेश्चन नंबर 77 है कि गुणसूत्र किसमें बनते हैं? तो गुणसूत्र आपका जो बनता है डीएनए और प्रोटीन बनता है। कहाँ बनता है? डीएनए और प्रोटीन बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप कितना? 78 है। दो और प्रश्न है। बोले निम्न में कौन सा भाग मानव का अवशेष अंग होता है? यानी अपेंडिक्स। क्या होता है? अपेंडिक्स हो जाएगा। 78 का राइट आंसर आपका सी नंबर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग आगे नंबर, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? यानी चार्ल्स डार्विन ने किया। क्वेश्चन नंबर 80 है, बोलिए मानव का विकास कहाँ हुआ? तो मानव का विकास जो हुआ अफ्रीका में हुआ, है ना। तो बोलिए आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, है ना। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट नंबर वीडियो में। और यहाँ पर आप लोग अपना सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं। ये बोलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रकाश के परिवर्तन के नियम को लिखे। प्रकाश के परिवर्तन के नियम लिखना है यहाँ पर। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर बताना है आपको। वास्तविक और आभासी में अंतर बताना है। और प्रकाश के परिवर्तन को परिभाषित करें। देखिए ये बहुत आसान ही प्रश्न पूछा जा रहा है। आप लोग सिर्फ खाली अपना पढ़ाई पर फोकस कीजिए, बाकी इधर उधर की आप लोग जाल जमाल में मत पड़िए, है ना। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तक के लिए जय हिंद।